दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और ये खबर उस व्यक्ति के बारे में है, जिस पद को लेकर सालों से अब चर्चा नहीं हो रही थी, अचानक से सामने आ गई ये बात। अचानक से अब ये वो काम कर रहे हैं जो जनता के सामने दिखना चाहिए था, अक्सर दिखना चाहिए था। एक ज़माना था जब देश के सीएजी की रिपोर्ट जब आती थी सामने, तो उस वक़्त अच्छे खासी बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हिल जाती थी। उसके अलावा भी कई चीज़ें देखने को मिलती थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो सीएजीएन की रिपोर्ट अभी हाल ही में आ गई है शीश महल को लेके। देश के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है ये। विनोद राय जो 2008 से 2013 तक सीएजी के पद पर थे, इस पद को एक नई ऊंचाइयों तक वो लेकर गए। उनके वक्त में जिस तरह से सीएजी की इमेज बनी थी, इस पद की जो इमेज बनी थी, वो बहुत जबरदस्त थी। उन्हें ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए आज भी याद किया जाता है। जब विनोद राय ने सीएजी का पद संभाला, तब ये केवल एक संवैधानिक भूमिका मानी जाती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में उन्होंने इसे आम जनता के लिए एक मजबूत और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट संस्था बना दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सरकार की वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को उन्होंने खुल के उजागर किया, जिसमें 2G घोटाला भी था, कोयला घोटाला था, राष्ट्र जो सीडब्ल्यूजी जो दिल्ली के जो हुए थे, ये दिल्ली में राष्ट्रमंडल के, वो भी थे। ये तमाम मामले इनकी रिपोर्ट के द्वारा सामने आए थे और भी कई चीजें हैं, कुंभ घोटाले और ये सब चीजें भी रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने देश को हिलाकर रख दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लहर को भी जन्म दिया था। विनोद राय की रिपोर्ट्स पढ़कर कई बार ऐसा लगता था जैसे वो सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आपका पैसा कहाँ चला गया, जनता का पैसा आपके वादों में गुम क्यों हो गया। लेकिन आज की तारीख में कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर। अचानक से पता लगता है जब ये आम आदमी पार्टी के शीश महल को लेकर जैसे रिपोर्ट सामने आई, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जिस दौर में हम विनोद राय की जब ये जो रिपोर्ट्स आया करती थी, तो हम उसको देखा करते थे और बहुत इंटरेस्टिंग होता था देखना। जर्नलिज्म का हिस्सा होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, तो हमें भी बड़ा मजा आता था उस पर रिपोर्ट्स करने में, क्योंकि वो सच को सामने लेकर आते थे। और मैंने तो खुद काफी इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो जाता था। किसी तरह से हम सीएजी की रिपोर्ट, उसकी उसकी पूरी रिपोर्ट को, उस किताब को पाने के लिए लग जाते थे, ढूंढ के लग के आते थे। लेकिन अब जो है, काफी लंबे वक्त से मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है, कुंभकर्ण की नींद सो चुका है, लेकिन अचानक पता लगता है कि शीश महल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है। और अभी जो मैं आपको बता दूं, श्री के संजय मूर्ति जो है इस वक्त वो ये पद देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लक्ष्मण जो है वो जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। काफी सारी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि सीएजी कहाँ खो गया। मतलब सीएजी अपने आप में एक ऐसा बॉडी है जो खुद ऑडिट करता है हर एक बड़े इवेंट को, एक बड़े खर्चे को। भारत सरकार के अलग अलग पोर्शन कहाँ कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक तीखी नजर रखता है। जहां सीएजी की रिपोर्ट अगर आ रही है तो सबके पसीने छूट जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन अब मैंने जैसे कहा कि बहुत लंबे वक्त से सोने के बस्ते में थे, अचानक शीश महल पर रिपोर्ट निकल आती है। क्या कहेंगे लक्ष्मण जी इस पर? अब शीश महल बनाम राजमहल की बहस तो इस समय दिल्ली चुनाव को लेकर के पूरे देश में जोर शोर पर है और होनी भी चाहिए। एक तरफ फकीर आदमी थे, दूसरी तरफ उन्होंने भी वादा किया था कि बड़ा घर नहीं लेंगे, लेकिन दोनों तरफ से दोनों लोग ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे वाले से ज्यादा बड़ा तो उनका है, हमारे वाले से ज्यादा महंगा उनका है। ये एक तरह की डिबेट चल रही है। हालांकि डिबेट होनी किसी और विषय पर चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव शीश महल बनाम राजमहल पे हो रहा है। ये एक विरोधाभास भारतीय लेकिन एक लोकतंत्र। अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे की पोल खोलने में बिजी हैं। खुल तो रही है, दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये हो रहा है कि जिन सवालों पर बात होनी चाहिए उस पे, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी दिल्ली में देंगे। दिल्ली से जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे फिर वो सबसे देश की महंगी बिजली मिलेगी। खैर, ये बड़ा दिलचस्प है और जिस पर आपने चर्चा के लिए चुना है वो बहुत जरूरी चीज है। मैं उस पर आऊं उससे पहले चुनाव आयोग का उदाहरण ले लेता हूं। जी। एक जमाने में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अभी बिल्कुल कुछ भी मतलब इस तरह से बहुत चीजें याद नहीं है, धुंधली यादें हैं, लेकिन फिर भी एक चुनाव आयुक्त का नाम याद है कि कोई टीएन शेषन हुआ करता था। जी। ऐसे चुनाव आयुक्त जिन्होंने पूरे देश को एहसास कराया कि चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। चुनाव आयोग की क्षमता क्या होती है, चुनाव आयोग अपने पर आ जाए तो वो कैसे कैसे बिना डरे, बिना प्रभाव में आए, बिना किसी तरह की मुश्किलों के एक अच्छा फेयर इलेक्शन
जो देश हुँ। के हित में हो। हाँ, हालाँकि मुझे कोई वीडियो मैं कुछ पिछले दिनों देखने लगा, टीएन सेशन की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं सब देख गया। वो बेचारों में उनमें एक कमी थी कि वो अच्छी शायरी नहीं सुना पाते थे। उनकी कोई शायरी मीडिया में मिलती नहीं है। लेकिन और मैं थोड़ा-सा टोकूँगी आपको। आपको याद होगा सूर्य प्रताप सिंह जो कि एक पूर्व आईएएस हैं, आजकल अलग पता नहीं खेमेबाज़ी कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक ज़िक्र किया था टीएन शेषन का, क्योंकि वो सैफई की तरफ ही वहाँ पर डीएम थे और मुलायम सिंह यादव वहाँ पर लैंड करने वाले थे, चुनाव के दौरान और उनका एक रैली थी और उन्होंने टीएन शेषन को कॉल किया उस वक़्त। कि भाई ये तो मुला मुलायम सिंह यादव जी हैं, इनको कैसे रोक सकता हूँ मैं? और तो टीएन शेषन जो है उन्होंने बोला कोई भी हो, रोक दो, कोई नहीं करेगा, सबके लिए रूल सेम है। तो उन्होंने वहाँ पर जो सफ़ेद डाला हुआ था मतलब जहाँ पर लैंड करने वाला था चॉपर, तो वो भी हटवा दिया और वहाँ लैंडिंग नहीं हुई। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की भी एक बहुत अच्छी बात ये थी, जब वो मिले सूर्य प्रताप सिंह जी से तो उन्होंने ये कहा कि भई कौन उन्होंने बुलवाया वो डीएम कौन है? फिर उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। आपने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा था, तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं थी उस परिस्थिति में। तो ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल इसमें टीएन शेषन का ऑर्डर भी था, उनका जज़्बा भी था और एक बड़े नेता का वापस उसका व्यवहारीकरण था। तो ये जो बात आपने ज़िक्र करी, दोनों का कॉम्बिनेशन सॉरी मैं इसको नहीं, ज़िक्र नहीं करना वो चाहती थी। जी, पता नहीं मतलब आपने इतना अच्छा किया वो ज़िक्र करके कि फिर हम सोचते हैं कि वो वक़्त क्यों गुज़र गया। काश ऐसे नेता, ऐसे अधिकारी दोनों अब भी होते। कोई ईडी, सीबीआई नेताजी ने भी उनको नहीं भेजी और इवन उन्होंने मुझे याद है कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अच्छे-अच्छे जिलों में मुझे डीएम बनाया। अब हालाँकि आजकल उन्हें दूसरा रंग पसंद आता है तो जी, ये बात उन्होंने कही। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को जोड़ करके अगर हम कैग पर आएँ, तो हम ये जी, देखेंगे कि ये भूमिका कैग की विनोद राय के सामने उनके कार्यकाल में देश के सामने आई थी। साल 2008 से 2013 का वक़्त, देश में बदलाव का वक़्त। सब ये मानते थे कि वाह! कैग कोई संस्था है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि कैग क्या होती है। जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी या पैसे का हिसाब-किताब जिन-जिन कार्यालयों को रखना होता था, उनको पता होता था कि ऑडिट होती है भाई, सालाना ऑडिट होगी। ऑडिट में अगर दाएँ-बाएँ होगे तो पकड़े जाओगे, जो आपने अभी अपने सवाल में ज़िक्र भी किया। उन्हीं लोगों को पता था कि कैग क्या होती है। फिर अचानक पूरे देश को पता हो गया। लाखों करोड़ रुपए का मतलब 1 लाख करोड़ रुपए और टेलीविज़न उस समय अपनी स्क्रीन पर एक के आगे कितने ज़ीरो होंगे ये लगा करके देश की जनता को बताते थे कि 2G, 3G, 4G, 5G इनमें देखो कितना घोटाला हो गया, कोलगेट हो गया, देश का कितना बड़ा-बड़ा घोटाला हो गया, ज़ीरो लगा-लगा के दिखाया जाता था। और उस समय वाक़ई आपने जो अपने इंट्रो में भी बात पढ़ी, कही भी कि लोगों को लगता था कि हाँ, एक ईमानदार अधिकारी मिला है। कितना बढ़िया सरकार से बेधड़क, बेहिचक, बेझिझक वो आँख में आँख डाल करके सवाल पूछने की क्षमता रखता है। पता नहीं मुझे लेकिन उनका उनका ज़िक्र हो रहा है तो फिर मुझे याद आता है कि आज अचानक शीश महल की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे लगा कि सरकार बदल गई, केंद्र में दूसरे की सरकार आ गई। पता चला कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ और वो सारे लोग आज बरी हैं, उसी संसद में बैठे भी हैं, कोई उसमें गिरफ्तार हुआ नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फिर तो उसमें कोई अगर भाई इतना नुकसान देश का हुआ तो देश को कितना पैसा मिला, कौन-कौन जेल में है, किसने भ्रष्टाचार किया था, कोई नहीं है। तो एक तो पता हुँ। है ये नहीं कि वो आप 2G भ्रष्टाचार स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कोलगेट वाले में जिसको थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ये कह दिया था कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट वो असल में एक ऐसा कैलकुलेशन था कि उनका ये कैलकुलेशन था कि अगर ये इस प्रोसेस की बजाय इस प्रोसेस से होता तो इतने लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलते। अब ये जी। स्कैम तो है नहीं, उसके दूसरे भी और चीजें होंगी, उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अब आपका सवाल जो है वहां आते हैं कि आज अचानक वो कैग की याद आ गई। अचानक अच्छा जैसे अब इस देश में नॉर्मल प्रक्रिया हो गई है कि जहां चुनाव होगा उस चुनाव के चुनावी राज्य में विपक्षी दलों के घर जाने वाली संस्था का नाम होगा ईडी। अब ईडी जैसे आजकल अभी अभी कहीं नहीं सुनाई दे रही है। हो सकता है दिल्ली में चुनाव है या हो सकता है बिहार में हो तो वो सुनाई देने लगे। इससे जनता में एक संदेह पैदा होता है, आम नागरिक के मन में। उसके मन में एक भाव पैदा होता है कि भाई जब चुनाव होता है,
विपक्षी दलों के इस घर पे ही क्यों ईडी छापेमारी होती है, क्यों सीबीआई पहुंचती है, क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी सेल पहुंचता है, और उसके बाद अचानक से कैसे सब शांत हो जाता है। फिर कोई पता ही नहीं चलता किसके घर ईडी सीबीआई हुई। चलो शीश महल बना, कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट क्या सेंट्रल विस्टा पर भी आएगी? डिबेट तो दोनों होनी चाहिए। कम से कम मैं तो फिर से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों बता रहे हैं कि किसका राजमहल महंगा है, किसका शीश महल महंगा है। इस तरह जी। से ही शीश महल पे भी इसकी रिपोर्ट आई, तो कम से कम पता चल रहा है कि हाँ, कोविड में अगर अरविंद केजरीवाल ने इतने रुपए लगाए तो उसका जवाब वो देंगे। उसी तरह से दूसरे पर भी अगर कैग की रिपोर्ट आए तो मुझे लगता है कि उसकी विश्वसनीयता और मजबूत होगी। जी। मतलब मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा एक पर्सनली भी, जब मैंने कैग की ये शीश महल वाली रिपोर्ट देखी। ठीक है, वो शीश महल पे बनाए या राजमहल पे बनाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी बात ये है कि मुँह दिखाई की तरह रिपोर्ट बना रहे हैं। अचानक से कैग की मुँह दिखाई हो गई इस रिपोर्ट के सहारे। वरना तो अभी तक लग रहा था कि संस्था जो है, ये किसी ठंडे बस्ते में चली गई है। हमारे देश के इतने इम्पोर्टेंट पद, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो हम देश के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ये इस तरह के पद, क्या ये अब चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे? एग्जैक्टली इनका रोल भी असाइन होगा, मतलब क्या इलेक्शन में? पता नहीं, मतलब पहले तो लोग चुटकुले सुनाकर ये कहते थे कि जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मतलब स्टार प्रचारक बाद में जाते हैं, वहां पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाया करती है। ये एक लोकतांत्रिक संस्थानों का अपना भरोसा और यकीन खोने जैसा है, और ये इसलिए मुश्किल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक पता ही नहीं था कैग क्या कर रही है, देश को पता भी नहीं होता था। कैग की कोई रिपोर्ट ऐसी होती भी नहीं थी जिस पे चर्चा हो। अभी हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसी रिपोर्ट बना दी, कमाल है भाई, चलिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब तक कहाँ थे? 2013 आखिरी जी। में, 2013 से 2025 आ गया। आप 10 साल आपने किया क्या? एक रिपोर्ट, एक मुझे तो चीज लगता है कि देश में लोगों को राजीव महर्षि का नाम भी याद नहीं होगा। पता ही नहीं होगा। वो तो गूगल करके बताना पड़ेगा कि कैग का विनोद राय के बाद कौन कौन था चेयर, कौन कौन उस सर्वे सर्वा था। ये हालत है, मतलब ये विरोधाभास। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, डी वाई चंद्रचूड़ जो पिछले चीफ जस्टिस थे, उनके तो कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे लगता था कि हाँ, न्यायपालिका कितना अच्छा काम कर रही है। इनका तो कोई फैसला ही किसी को याद नहीं है, और अचानक शीश महल पर रिपोर्ट आ जाती है। और शीश महल नाम किसने दिया है? अब वो इंडी गठबंधन नाम बीजेपी दे और सारे पत्रकार इंडी गठबंधन बोलते रहे, तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बहुत और तेजी से काम नहीं किया शीश महल के ऊपर सीएजी ने। बहुत पहले से चल रहा होगा, अब जब से अभी लॉक अभी किया होगा। हाँ हाँ, तो वो एक प्लान का हिस्सा हुआ क्या? इसका मतलब ये मुझे कोई लग रहा है पार्टी के कि साथ तो एसोसिएटेड है नहीं, तो भारत सरकार का है। ऐसा लगता है कि पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनका जो चयन नहीं, प्रक्रिया ऑफिशियली तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑफिशियली नहीं हो सकता, हाँ, ऑफिशियली नहीं हो लेकिन सकता। अगर आप कह रहे हैं काम पहले से चल रहा था, इसका मतलब शीश महल पर जो पहले से काम चल रहा था, उसकी रिपोर्ट ऐसे निकल के सामने आती है, और इस वाले मौके पर जब चुनाव है, तो ये मतलब इसको कोई भी ये समझ जाएगा कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक काम है। शुद्ध रूप से जो कागज पर लिखा हुआ नहीं है वही हो रहा है। पुलिस एनकाउंटर करती है। अब लखीमपुर खीरी में जिस भाषा में पुलिस बोल रही है, अब वो कह रही है कि उसको कुछ हो गया, वो मर गया। तो परिवारजन कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपकी कस्टडी में मरा है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ताकतवर कौन है? पुलिस है ना। पावर में, स्ट्रक्चर में कौन है? पुलिस है। वो कहेगा पूरे गांव पर हम एफआईआर कर देंगे। तो पावर में कौन है? वो लोग पावर में है जो कैग के लोगों को अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंटमेंट के बाद अगर कोई रिटायर होता है तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी उनके पास होता है। और वो पावरफुल लोग नहीं चाहेंगे कि अच्छा भाई अब चलिए आप काम पर लग जाइए, चलिए आप वहां जाइए। ये कोई लिखित फैसला नहीं होगा। लेकिन चुनाव के बीच में कुछ भी यूं ही नहीं हो सकता, ये तो एकदम साफ है। एक सामान्य नागरिक भी इस बात को समझ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये चुनाव के प्रभावित करने के लिए हो रहा है। और इस चुनाव के लिए आप कैग का इस्तेमाल करके ये बताना चाह रहे हैं कि देखो दिल्ली सरकार ने कितना ज्यादा वो गड़बड़ किया, इसलिए हमें वोट दो। भाई कैग की रिपोर्ट किसके फेवर में जाएगी?
वो फेवर में बीजेपी की जाएगी, इसलिए सबको समझ में आ जाएगा कि केंद्र सरकार का इससे कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। अन्यथा ये अब तक जिसको लोग नाम नहीं सुन रहे थे, उनकी ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। जी, माइक बंद है आपका। सीएजी सिर्फ एक पद नहीं है, ये देश के पैसे का पहरेदार है। और विनोद राय ने ये साबित भी किया कि अगर पहरेदार ईमानदार होता है तो तिजोरी खाली नहीं हो सकती है। विनोद राय ने सीएजी के कार्यालय को देश के लिए एक भरोसेमंद संस्था बना दिया था। उनकी ईमानदार छवि और निष्पक्ष रिपोर्टिंग जो थी इन रिपोर्ट्स के द्वारा, उसने ये साबित किया कि ये संस्थान जो है वो किस तरह से हमारे देश में एक विसल ब्लोअर का काम कर रहा है। और अब वो विसल ब्लोअर की आवाज सुनाई नहीं देती है। चिंता की बात यही है कि हमारे देश के संविधान में इतने अहम पद बनाए गए हैं जो कि हमारे देश में किसी भी चोर को टिकने नहीं देंगे, और तिजोरी तो अब खाली हो चुकी है। शायद यही वजह है कि किस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना जो है वो भी अब इस बात पर पाबंदी लगा रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बच सकती हैं, क्योंकि अब पैसा ही नहीं बचा है। कई जगह सरकारी अधिकारियों की तनख्वाहें तक नहीं जा रही है। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे हमारे देश में इस वक्त बड़ी परेशानी आ चुकी है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जो कंगाल हो रहे हैं, तो अब तिजोरी खाली हो चुकी है, तो सीएजी भी क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मण फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।